तो क्या कर रही है अभी? लैपटॉप में क्या कर रही है? ब्रेक है तुम्हारा? छोड़ो उसको, रखो उसको। देखिए बोलते रहेंगे, सुनते रहेगी ये। ब्रेक है तब भी लैपटॉप में लगी है। बोलते रहेगा, सुनते रहेगी। क्या नहीं है? लैपटॉप में लगी नहीं है। चार्ज लगाने में नहीं लगे। चार्ज लगाने में स्विच दबाना पड़ता है। अच्छा, स्विच हल्ला मत करो भाई, हल्ला मत करो। लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं हमेशा। दूसरा बज रहा है, एक बार ऐसे लगा ली, स्विच कर दिया, ऑन हो जाएगा ये। अरे आंटी माफ कर दो इसको। छोड़ी लैपटॉप में छोड़ी। Yes, good morning students. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Good morning. I think you have, I think 39, 40 students have joined. Okay. There are some more students. I think they will join. But be everyone on time in joining. You start your yes, Microsoft Team at least 10 minutes before at your home. Okay. सर आपने सर 10:55 PM की कर दी थी सर। 10:55. सर आपने PM की कर दी थी। PM कैलेंडर पे दिख नहीं रहा था। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, रात सॉरी। के 11 बजे रात की हो गई थी सर। अच्छा चलो, मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन आपने तो, लेकिन अभी कैसे फिर हो गया ये मीटिंग? सर आपने मीटिंग स्टार्ट करी थी ना, शायद टाइम से वो जो क्या? बट कैलेंडर पे नहीं दिख रहा था वो। कैलेंडर पे नहीं दिख रहा है। टाइम टेबल पता था। टाइम नहीं, टाइम टेबल जो है नहीं, वो पोस्ट पे क्या दिख रहा है? तो अभी कैसे मीटिंग ऑन होता है? ये तो होता ही नहीं। सर पोस्ट पे सर रात का ही है। ज्वाइन कर सकते हो आप। नहीं, ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? वो कह रहा है ज्वाइन करने के लिए, अभी वो आ नहीं सकता है। हाँ कर सकते हैं सर ज्वाइन। सर आप नहीं, चेक नहीं। कर लो एक बार, 10:50 PM ही है। हाँ ठीक है, मैं एक बार थोड़ा चेक करूँ यार टीम को। वरना सर हम लीव करके वापसी ज्वाइन कर लेते हैं, आप सही कर दो। हाँ हेलो, हम सर लीव करके वापसी ज्वाइन कर लेंगे, आप एक बार सर सही वो कर जो टाइम होता है ना, उसके हिसाब से रिमाइंडर जाता है बच्चों को, मैसेज जाता है कि अभी क्लास शुरू होने वाली है, तो इस वजह से शायद रिमाइंडर भी ना गया हो। रात की लग गई थी क्लास। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, यही नहीं वहां पे जो है ना, जब तक टाइम नहीं होगा एग्जैक्ट, तो जो है ना वो वहां से ज्वाइनिंग होगा ही नहीं। फिर हमें जो है ज्वाइन नाउ से ज्वाइनिंग हो जाता है। नहीं सर होगा सर आप अपने कैलेंडर आप एक बार चेक कर लो। चलो ठीक है, बाद में देख लें। कोई नहीं, ज्वाइन तो हो गया, इसमें आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी क्लास में? नहीं सर बिल्कुल नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो तो मैं इसको देख लूंगा, उसको देख लेने से तो ये ऐसा कुछ नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है एक बार मैंने एडिट किया था, तो मे बी वहां से कुछ शायद फिर एडिट में जो है ना कुछ गलत सेलेक्ट हो गया होगा। उसमें तो आ जाता है ना सिलेक्शन, वो ऑटोमेटिक होता है। हाँ हेलो, यस सर आ रही है। हाँ चलो हाँ बोलो। होगा तो कुछ नहीं, बस नोटिफिकेशन नहीं जाएगी बच्चों के पास। अच्छा नोटिफिकेशन नहीं गई ना? नोटिफिकेशन नहीं गया? यस सर, नहीं गई। देखो नोटिफिकेशन तो एक तो तुम्हारे उसमें जो है टीम में उसमें आता है ना, क्या कहते हैं, फर्स्ट जो है उसका क्या है, एक तो वो फीड है, फीड जो पहला जो है। हाँ वो सर टीम्स की फीड। हाँ टीम्स फीड में, तो वहां पर पहले आ जाता है। ठीक है, तो लाइव दिख रहा था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तो अभी ज्वाइन जो किया हूँ टीम पोस्ट जो है ना उससे ज्वाइन किया हूँ, और पोस्ट पर जब टाइम होता है तभी वो आपका जो ना आइकॉन दिखता है। नहीं इसलिए जो है अभी क्या हुआ कि अभी दो मुझे दिख रहा था कि टू मीटिंग्स आर गोइंग ऑन। ओके, तो मुझे लग रहा है कि पहली बार में हो सकता है कि जो वो गलत सेट हो गया और बच्चे को वो भी दिख रहा हो। यस सर।
सर एक बार आप टाइम चेक कर लो अपनी हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन अभी तो 54 स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, इसका मतलब मोस्ट ऑफ यू आर नोइंग इट, द क्लास इज गोइंग ऑन ना। यस सर, हमारे पास टाइम टेबल था तो देख लिया। ठीक है चलो कोई नहीं, ये तो आई विल टेक केयर ऑफ दिस इफ देयर इज एनी मिस्टेक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए हम लोग जो है लास्ट टाइम कल जो है वी वर डिस्कसिंग कि आई विल स्टार्ट द फ्यूल, ओके, फ्यूल चैप्टर हमारा पहला है। चलो आज मैं वो भी कर रखा हूं, आप लोगों को पहले जो सिलेबस दिखा दो एक बार, ठीक है। सिलेबस की कॉपी जो है ये अभी मैं आपको शो कर रहा हूं, आप यहां से देख लेना, एक रफ व्यू जो आपको आ जाएगा। आप इसको जो है आप स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हो, लेकिन दूसरी चीज मैं बता रहा हूं कि मैं जो है फाइल्स जो है उसमें अपने ग्रुप में मैं उसमें डाल भी दूंगा, ओके, फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर। और एक बार एक व्यू ले लो इसका जो है। हाँ बोलो, यस ये हो रहा है शो। यस सर। यस सर। हाँ बोलो, अब कौन क्या कोई कुछ बोल रहा था। जूम कर दो सर थोड़ा। क्या कर दूं? जूम कर दो थोड़ा। अच्छा जूम पे कर दूं क्या? अच्छा ठीक है जूम आज मैं करता हूँ। ये फुल स्क्रीन आ रहा, फुल स्क्रीन कर दूं? नहीं सर, वर्ड से ही सर, बॉटम राइट में लिखा बट पे सर ऑप्शन होता है सर। अच्छा वर्ड से ही कर दो जूम पे। अच्छा इसको हाँ बॉटम राइट। हाँ ठीक है, ओके यस आई एम डूइंग दैट। हाँ ठीक है, सॉरी। अब थोड़ा कम कर दो सर, 125 पे कर दो। 125 पे एक सर, ठीक है नहीं कम कर देता हूँ मैं, थोड़ा ज्यादा है अभी। हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ सर, सही है सर, सही है। हाँ ठीक है चलिए ठीक है। अब ये देखिए ऊपर से, दिस इज आवर एकेडमिक लेसन प्लान फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। ये 2013 और 14 से जो है ना इट इज गोइंग ऑन, ठीक है। दिस इज आवर एकेडमिक प्लान। बिफोर दिस सेशन हमारा कुछ थोड़ा सा जो है टॉपिक्स वगैरह डिफरेंट था, ठीक है। You are seeing all the different types of detail. Total teaching weeks 15 weeks है, total lecture जो approximately that will be 30, total tutorial classes अभी तक वो डिवाइस नहीं है, it will be 15. क्रेडिट्स वाइज जो है ये लेक्चर का 2 क्रेडिट होता है, ट्यूटोरियल का 1, मतलब 3 क्रेडिट्स, ओके। तो टोटल मिला के इस सब्जेक्ट में इफ यू पास इन दिस सब्जेक्ट यू विल गेट 3 क्रेडिट्स। आप लोगों को क्रेडिट्स के बारे में मालूम है? नो सर। हाँ, जो क्रेडिट्स में ये है सर, वही क्रेडिट पॉइंट सिस्टम समझा दो। हाँ, क्रेडिट सिस्टम जो है वो क्रेडिट सिस्टम एक सब्जेक्ट में पास करने से जुड़ा हुआ है। इफ यू जस्ट पास दैट सब्जेक्ट यू गेट द अलॉटेड क्रेडिट फॉर दैट सब्जेक्ट, यू गेट दैट। तो इसमें टोटल क्रेडिट्स तो शायद मुझे याद नहीं ठीक से 30 के शायद के पास है, मोस्ट प्रोबेबली, आज मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना मैं बता दे रहा हूं कि आपका एक जो सेमेस्टर या ईयर जो है दैट विल बी ट्रीटेड एज यू हैव पास्ड दैट ईयर इफ यू जो है क्रॉस 90% ऑफ द क्रेडिट्स। जो उस ईयर में टोटल क्रेडिट्स है, यदि आप 90% ऑफ क्रेडिट्स जो आपने क्रॉस कर लिया तो आपको माना जाएगा कि जैसे सपोज फर्स्ट ईयर, नाउ यू हैव जो है क्रॉस्ड द फर्स्ट ईयर एंड यू हैव गॉन टू द सेकेंड ईयर। वैसे क्रेडिट आप यदि नहीं भी आपको मतलब सम बैक्स रिमेन देयर, इवन देन यू विल बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट ईयर। बट द थिंग इज दैट up to the next year you have to complete 90% of the credits. Otherwise, if in the second year you are not able to complete the 90% of the credits of the first year, then you will be treated as your that year will go null and void and you have to, आप 1 साल पीछे चले जाएंगे, you will be just 1 year behind. Okay, समझ में आई? up to second year, 1 मिनट, up to second year आपको जो है ना तो नेक्स्ट ईयर तक जो है फर्स्ट ईयर का जो है 90% क्रेडिट्स दैट शुड बी क्लियर्ड। हाँ जी सर, ये क्रेडिट सिस्टम का कुछ प्लेसमेंट से भी लिंक है?
नहीं, जितने प्लेसमेंट ज्यादा से क्रेडिट तो होंगे उतना ज्यादा। ऐसा है, सुन लो, प्लेसमेंट से तो लिंक है ही, लिंक इन द सेंस कि प्लेसमेंट जो है प्राइवेट एजेंसी करती है और प्राइवेट एजेंसी हमेशा आपका परफॉर्मेंस को देखती है। तो सिंपल सी बात है, इफ यू हैव नॉट क्लियर्ड इन टाइम दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, योर परफॉर्मेंस इज नॉट गुड। आपको सिंपल सी बात जान लो, प्लेसमेंट में यू हैव ऑलवेज टू बी मोर देन 70% मार्क्स, 70 से ऊपर होना चाहिए। आप इस बात को अच्छी तरह से जान लो, ये क्रेडिट्स को भूल जाओ। इन एवरी सब्जेक्ट यू शुड बी मोर देन 70%, ठीक है। और बहुत अच्छे के लिए तो मैं कहूंगा 75% से एबव होना चाहिए आप लोग को। उससे बिलो यदि है ना तो यू विल बी ऑलवेज यू विल बी ट्रीटेड इन एज ए क्या नाम है, वो अलग तरीके से ट्रीट होगा। उसको जरूरत होगी तो आप पर कंसीडर करेगा और नहीं होगी तो नहीं करेगा कंसीडर। यू विल इन मेनी कंपनीज यू विल नॉट बी एलिजिबल टू सिट फॉर दैट। समझ में आ गई? इसीलिए आपका तो क्लियर तो होना ही चाहिए। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ चलिए, क्रेडिट्स तो ये हो गया थोड़ा सा आपने, क्योंकि इसमें क्रेडिट डिस्कस था तो आप क्रेडिट्स को जो है हमने थोड़ा डिस्कस कर दिया। चलिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है फ्यूल्स है, ठीक है। बस अभी कुछ बताऊंगा नहीं ज्यादा इसमें तो हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे। पहले जैसे कि डेफिनेशन अलग अलग इसमें आप पढ़ रहे हो, डिफरेंट अलग अलग क्या क्या टॉपिक्स है इन्वॉल्व, ठीक है, आप देख रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट यूनिट 2 जो है वो कैटालिसिस है। 4 लेक्चर्स इसके लिए जो है डिवाइज्ड है, एटलीस्ट 4 लेक्चर होना चाहिए। 4 से ज्यादा ही लेक्चर लगते हैं लेकिन एटलीस्ट 4 लेक्चर्स में कंप्लीट। कैटालिसिस में बहुत सारी चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ रखा है, 11th 12th में आपका था, जैसे कैटालिसिस कैटलिस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, कंसेप्ट ऑफ प्रोमोटर्स, इनहिबिटर्स, और ये तो ये जो पहला जो टॉपिक है वो काफी कुछ आप लोगों को थोड़ा नोन है। नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ कैटलिस्ट फॉर इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, ये भी ठीक है। एंड थर्ड वन जो है इंपॉर्टेंट है, ये इन जो है थ्योरी ऑफ द कैटलिस्ट जो है, यहाँ से थोड़ा आपकी टॉपिक डिफरेंट होती है, जिसमें कि इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, एडजॉर्प्शन और कॉन्टैक्ट थ्योरी है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका टाइप्स, काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस कैटालिसिस, ऑटो कैटालिसिस, ठीक है, टाइप्स ऑफ काइनेटिक्स, मैकेनिज्म, एंजाइम कैटालिसिस, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन आता है एंजाइम कैटालिसिस का, हम लोग मैकेनिज्म और काइनेटिक्स डिस्कस करते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज द कैटालिसिस बाय मेटल सॉल्ट्स, जो कि एग्जांपल जो है होमोजेनस कैटालिसिस का है, जिसको में कि विल्किंसन कैटालिस्ट आपने नाम सुन रखा होगा, रोडियम का एक कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, विल्किंसन कैटालिस्ट दैट इज यूज्ड, और उनकी जो हम पूरा का पूरा मैकेनिज्म देखेंगे। और नेक्स्ट है हेटेरोजेनस कैटालिसिस, लैंगमुयर हिंसेलवुड मैकेनिज्म, ठीक है। तो हेटेरोजेनस कैटालिसिस कैसे होता है, व्हाट इज द काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म, दो चीज है, दो तरह का हमने कैटालिसिस पढ़ा है, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। और जो एंजाइम कैटालिसिस है दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ होमोजेनस कैटालिसिस। तो हम लोग जनरल होमोजेनस कैटालिसिस का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, एज वेल एज एंजाइम कैटालिसिस का मैकेनिज्म एंड काइनेटिक्स पढ़ेंगे, और साथ में हेटेरोजेनस कैटालिसिस का मैकेनिज्म एंड जो है पढ़ेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट टॉपिक्स जो, और यहाँ तक की टॉपिक जो है हमें फर्स्ट टर्म से पहले कंप्लीट करना, फर्स्ट सेशनल, दैट इज परहैप्स दैट विल बी। सर एको हो रहा है। यस इट इज echoing, काफी ज्यादा सर एको हो रहा है सर। यस सर, सुनाई नहीं दे रहा सर कुछ भी। अब सुनाई दे रहा? पास हो गया। हाँ हेलो, बंद हो गया? हाँ सर अब सुनाई दे रहा सही है। हाँ ठीक है, सर ठीक, आवाज ये हो सकता है यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम, मैं तो ऐसे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मे बी कि सम प्रॉब्लम कहीं से अराइज हुआ होगा, ठीक है। तो दिस इज द ऑल। इन सेकेंड टर्म जो है आपका फेज रूल, बस आपको इसको डिस्कस नहीं करूंगा मैं, इसमें आगे नहीं जाऊंगा, बस आपको टॉपिक बताता हूं। फेज रूल, उसके बाद नेक्स्ट वाटर और कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल, ठीक है। तो इसके जो है ये आपका जो है सेकेंड टर्म में, मैंने फर्स्ट टर्म के बाद जो है उसका सिलेबस ये है। तो दिस इज द होल सिलेबस ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री दैट यू हैव टू कंप्लीट, ओके, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है वी कम टू the
ओए सुंदर कंपी अरे यो मूव नहीं कर तो ये जो है ओके यस पीपीटी ठीक दिख रहा है Yes, यस sir. सर यस इसको सर enlarge करने की yes, जरूरत है? यस सर ठीक है ये है? पूरी तरह से विजिबल है यस यस सर बिल्कुल बिल्कुल ओके Yes, थैंक sir. यू ओके Yes. Now we come to the topic. Yeah. In the last class, I was giving an introduction, a slight view of the topic that will be covered in this, actually in this chapter, the fuel. Okay. And I have told you what is the importance, why this topic has been included in applied chemistry. Okay. Why fuel has been included and what is actually what will be the thrust area जो है हमारा क्या होगा क्या फ्यूल का. तो उसमें मैंने बोला था कि एक तो दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में. एक तो जो हम जो फ्यूल डिस्कस कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉसिल फ्यूल्स. यू ऑल नो फॉसिल फ्यूल्स. यस सर या तो फॉसिल बेसिकली बिकॉज हमारा जितना भी आज के डेट में मॉडर्न सिस्टम है चाहे वो इंडस्ट्री है या पावर इंडस्ट्री पावर सिस्टम है या फिर हमारा ऑटोमोबाइल्स है, हमें पता है कि दिस ऑल आर द मॉडर्न फैसिलिटीज व्हिच हैज बीन क्रिएटेड फॉर द मैनकाइंड and for all these operations basically it is the fossil fuels which is actually providing which is a very important, or we can say providing the basic requirement. So in that respect, और जो दो चीज मैं बताना चाहता हूं कि दो चीज इंपॉर्टेंट है. एक कि हम लोग we all are talking about the energy crisis that is happening throughout the world, and we know that it is projected that the fossil fuel available in the world is that will not lie for very long time, even this century, even before this 50 years, somewhere it is 50 years, somewhere it is 100 years. So this resource जो है that is going to be finished, that is going to be exhausted. So it is very important that this resource should be used very efficiently. और यहीं पर हमारा टॉपिक होता है कि हम how we will use it very efficiently. दूसरा पार्ट इसका इंपॉर्टेंट ये है, as this fuel is not going to lie for the very long for the human mankind, so we have also to find out some other alternatives, alternate fuels. हमें पता है जैसे कि आजकल जो है सोलर फ्यूल्स के बारे में या सोलर एनर्जी के बारे में बहुत ज़्यादा हम जो है डिस्कस करते हैं. इसी तरह से और जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि पर्टिकुलरली जो है पावर इंडस्ट्री के लिए हमारे जो डोमेस्टिक यूज या फिर इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ द जो है पावर है उसके लिए जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ठीक है, तो इसलिए दो पार्ट है. एक पार्ट है कि हाउ द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल विल बी इंक्रीज्ड, और ये वो पार्ट है जिसमें कि एक इंजीनियर का बहुत बड़ा जो है रोल है कि हाउ द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल विल बी इंक्रीज्ड, और साथ में हाउ द फ्यूल विल बी यूज्ड एफिशिएंटली. तो इसका दो है, हाउ द फ्यूल विल बी एफिशिएंटली दैट विल बी डील्ड बाय पर्टिकुलरली द मैकेनिकल इंजीनियर. क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर यदि हम ऑटोमोबाइल पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है इंपॉर्टेंट एरिया है. जो हम लोग नया इंजन डिजाइन करते हैं, न्यू जो है सिस्टम बनाते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो. हमें पता है कि पहले जो है स्मॉल जो हमारे पास जो व्हीकल्स है लाइक मोटर बाइक्स और स्कूटर, फॉर ऑल दिस थिंग्स जो है वो 2 स्ट्रोक होता था, और ग्रेजुअली जो है उसके बाद जो है 4 स्ट्रोक इंजन आया. तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस इसी चीज का हुआ कि जो 4 स्ट्रोक इंजन वाज फाउंड टू बी वेरी मच एफिशिएंट इन द यूज ऑफ द फ्यूल्स.
ठीक है। तो इसलिए जो है तो ये एक एरिया तो है ही जहां पर कि हमें एफिशिएंसी ऑफ द इंजन हैज टू बी इंक्रीज्ड। दूसरा एरिया ये है कि हाउ द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल कैन बी इंक्रीज्ड, मतलब इसका कंजम्पशन कैसे कम से कम हो और मोर एनर्जी कैन बी गॉट फ्रॉम ए बाय द यूज ऑफ ए फ्यूल। तो ये वो चीज है जो कि एक इंजीनियर के लिए जो पर्टिकुलरली केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं कि कैसे एक बेटर जो है फ्यूल जो है वो जो है उसको निर्माण किया जाए, उसको जो है यूज किया जाए जिससे कि फ्यूल एफिशिएंसी जो है बढ़े। ओके, तो दिस इज द, और इन सब चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप फ्यूल को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो। यस, एनीवन इज सेइंग एनीथिंग? अभी वो क्लास भेज देगा है ना? हां, यस, इज एनीवन सेइंग एनीथिंग? ओके, यस, या यू ऑल आर लिसनिंग टू मी? Yes, sir. 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 Someone was speaking something? Okay, no problem. ठीक है, we should go forward. तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट ये है कि फ्यूल जो है सबसे पहले इस चीज को समझा जाए कि फ्यूल है क्या। तो इसलिए फ्यूल को समझने के लिए जो है फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना, फ्यूल के केमिकल कंपोजिशन को जानना, क्योंकि हमारा फ्यूल जो है वो केमिकल सब्सटेंस है, पहली बात ये है। एंड सो द केमिकल कंपोजिशन को जानना, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है क्या केमिकल कंपोजिशन जो है दे कैन बी डिजाइन्ड इन ए वे सो दैट द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल कैन बी इंक्रीज फ्रॉम दिस। तो हम केमिकल कंपोजिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझना कि हाउ द फ्यूल विल बी मोर एफिशिएंट इन इट्स परफॉर्मेंस। तो इसलिए जो है कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है और इसीलिए जो हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं कि फ्यूल को अच्छी तरह से पहले समझा, देन ओनली वी विल बी एबल टू मेक एनी रिसर्च और वी कैन डू एनी रिसर्च इन दैट डायरेक्शन इफ इट अट्रैक्ट्स अस so that new fuel can be made, new fuel can be designed। ठीक है, चलिए फ्यूल का एज ए डेफिनेशन यू आर सेइंग द स्लाइड है, एनी सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड ए फ्यूल। पहला लाइन हमने लिखा, मोस्ट सिंपली यही होता है कि हीट एनर्जी का कोई भी सोर्स जो है वो हमारे लिए वो क्या है, एक फ्यूल के तरह जो है यूज हम कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन है। जस्ट कम टू द नेक्स्ट लाइन, इट इज फ्यूल इज ए कंबस्टेबल सबस्टेंस कंटेनिंग कार्बन एज ए मेन कंस्टिट्यूएंट which on burning produces a large amount of heat that can be used economically for domestic and industrial purposes। तो फ्यूल के लिए तो जो है जो मेस्ट यदि हम एज ए डेफिनेशन हम कहें कि हाउ इट शुड बी डिफाइंड, तो क्या है, इट इज ए कंबस्टेबल सबस्टेंस, ठीक है, which on burning, प्रोसेस क्या है, बर्निंग है, प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और दैट हीट कैन बी यूज्ड इकोनॉमिकली फॉर एनी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पसेस। ऐसे ही सबस्टेंस को हम फ्यूल के कैटेगरी में रखेंगे। आपको पता है कि केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है, ठीक है, होता है बहुत सारे रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर, लेकिन दो जो ऑल रिएक्शंस वहां जो सबस्टेंस यूज हो रहा है दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए फ्यूल, दे कैन नॉट बी टेकन एज ए फ्यूल, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी जो है जो लिबरेट हो रहा है वहां, दे आर नॉट ऑफ सच एक्सटेंट और सच अमाउंट जिसको कि हम एज ए फ्यूल की तरह जो है समझे। और दूसरी बात कि नॉर्मली जो कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स है उसमें बर्निंग के बाद, बर्निंग क्या होता है, बर्निंग प्रोसेस क्या है, इट इज द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। बर्निंग क्या चीज है कि जो भी सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, दे आर एक्चुअली दे रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ठीक है, देन ओनली वी से दैट इट इज द बर्निंग। तो ये बर्निंग इंपॉर्टेंट है और उसमें लार्ज अमाउंट, एक सफिशिएंट अमाउंट में जो है एनर्जी लिबरेट होना चाहिए, तभी हम उसको जो है फ्यूल कहेंगे। बहुत सारे एग्जांपल आप देखो इसमें है, जैसे कि कन्वेंशनली जो है वुड इज यूज्ड, कोक, चारकोल, कोल, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, वाटर गैस, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, ठीक है, जिसको कि जनरली हम देखते हैं या तो इंडस्ट्री में या फिर डोमेस्टिक लेवल पर, दीज ऑल सबस्टेंसेस आर यूज्ड एज ए फ्यूल, और जो है एज ए फ्यूल, ठीक है। कुछ रिएक्शंस भी हमने जो है यहाँ पर दिए हैं ड्यूरिंग कंबशन, कार्बन और हाइड्रोजन। पर्टिकुलरली आप एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा
कि फ्यूल जो हम जो पर्टिकुलरली फॉसिल फ्यूल की बात कर रहे हैं या ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहे हैं जो एज ए फ्यूल यूज होता है सबस्टांस, उसमें दो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है. दे आर जनरली हैविंग कार्बन और हाइड्रोजन. ये दोनों आपको पता है कि कोल भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन का कंपोजिशन है. आपको पता है डीजल, पेट्रोल, ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स, दे आर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है. चारकोल जो है वो क्या चीज है, वी हैव ऑब्टेन्ड इट फ्रॉम द वुड. वुड का जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, दे आर चेंज इन द चारकोल. कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू कोक. ठीक है, ये एक प्रोसेस है. ठीक, तो मेनली यानी कहने का मतलब क्या है कि जनरली दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, तो इसमें जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है वो है कार्बन एंड हाइड्रोजन. एंड वी आर सीइंग द रिएक्शन कार्बन व्हेन इज बर्न्ड इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड 94 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज फॉर द 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस. इट इज रिलीज्ड इन द सेम वे. हाइड्रोजन के लिए रिएक्शन है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है और 68.5 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. सो दिस इज फाउंड टू बी अ गुड साइजेबल अमाउंट. एंड सभी जो चूंकि ये सब प्रेजेंट होते हैं इस तरह के फ्यूल्स में, फॉसिल फ्यूल्स में, तो वो एक गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बनाता है. एंड सो दैट इज द रीजन बिकॉज दिस सब्सटेंसेज आर फाउंड टू बी यूज्ड एज ए फ्यूल. नेक्स्ट जो है हमारा जो है वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स. ओके, क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्यूल्स. तो जो है फ्यूल्स जो है जनरली जो है हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एंड फिजिकल स्टेट दो तरह से जो है क्लासिफाई करते हैं. एक को जो है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस जो है वो जो है हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल्स. और दूसरा हमारा है सेकेंडरी और आर्टिफिशियल फ्यूल्स भी बोलते हैं उसको, सेकेंडरी और आर्टिफिशियल फ्यूल्स. यू ऑल आर लिसनिंग? ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या ठीक है. किसी एक का दो का आवाज आ जानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि यू ऑल आर लिसनिंग टू मी. तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस जो है फ्यूल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज, प्राइमरी फ्यूल्स एंड सेकेंडरी फ्यूल्स. अब प्राइमरी फ्यूल्स क्या है? प्राइमरी फ्यूल्स आर सिंपली द फ्यूल्स दैट अकर इन नेचर एज सच आर कॉल्ड प्राइमरी फ्यूल्स. यानी कि नेचर में जो डायरेक्टली जिस जो है फॉर्म में वो अवेलेबल होता है और विदाउट डूइंग एनी मच प्रोसेसेस, जो है बिना ज्यादा कुछ प्रोसेस के जो है दो सबस्टांसेस आर यूज्ड एज ए फ्यूल, तो उसको हम प्राइमरी फ्यूल्स या नेचुरल फ्यूल्स कहते हैं. जैसे वुड, आपको वुड के बारे में मालूम है, तो वो सिंपली जो है ड्राई होना चाहिए, दे कैन बी इजिली बर्न्ड. कोल के बारे में, कोल जब नेचुरली जो एक्सकेवेट होता है तो उसमें बहुत तरह की इंप्योरिटीज जो है, फिजिकल इंप्योरिटीज, they are present there, so they need to be washed out and after that they are dried, simple dry, air dry जिसको हम कहते हैं, करने के बाद they can be used as a fuel. तो इस तरह से नेचर में जो कुछ सबस्टांसेस है which do not need any much process or processing for their use as a fuel or they are used as such, it has been found, तो ऐसे चीजों को हम कहते हैं प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल्स. ठीक है. दूसरा कैटेगरी है सेकेंडरी फ्यूल्स. तो पहली बात सेकेंडरी फ्यूल्स में ये है कि सेकेंडरी फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड और डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी फ्यूल्स. दे आर नॉट डिफरेंट बट आफ्टर सम प्रोसेसिंग. यानी कि सेकेंडरी फ्यूल्स बनाने में यही डिफरेंस है. ये डिफरेंस हुआ कि कई हम जो प्राइमरी बहुत सारे फ्यूल्स है उससे हम कुछ आफ्टर सम प्रोसेसेस दे आर आप कह सकते हो उसको प्यूरिफाई करते हैं या फिर उसको रेक्टिफाई करके जो है एक नया फ्यूल जो है हम ऑब्टेन कर लेते हैं. जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि वुड से चारकोल बन जाता है, कोल से हम कोक बना सकते हैं. दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इस बात का है कि नाउ द कोक हैज गॉट एनरिच्ड मोर. इसमें कार्बन कंटेंट बढ़ गया, इसमें हाइड्रोजन कंटेंट. जब कोल को कोक में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसमें कार्बन कंटेंट और जो बाकी जो और कंटेंट है जैसे हाइड्रोजन कंटेंट बोथ हैव इंक्रीज्ड. और यदि इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसकी जो हीट लिबरेशन की कैपेसिटी है दैट विल गेट एनहांस्ड और दैट विल गेट इंक्रीज्ड.
तो इसलिए जो है ये क्या हो गया, मोर वैल्यूएबल फ्यूल हो गया, मोर इंपॉर्टेंट फ्यूल्स। और इसलिए जो है कोक, चारकोल वगैरह जो है कुछ स्पेशल लाइक मेटालिक एक्सट्रैक्शन या मेटालिक वो उन सब प्रोसेसेस में ऐसे फ्यूल का यूज करते हैं, चूंकि उसका हीट लिबरेशन वैल्यू जो है बहुत ही हाई है, तो हमारे लिए जो है ज्यादा यूजफुल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। वी ऑल आर नोइंग अबाउट पेट्रोल, डीजल्स। पहले क्या होता है कि क्रूड पेट्रोल जो है वो ऑब्टेन करते हैं, बाद में उस क्रूड पेट्रोल को जो है बहुत सारे प्रोसेसेस से पास होने के बाद फाइनली जो है हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, और उसके बाद जो है अलग अलग कंपोनेंट्स लाइक पेट्रोल, गैसोलीन या गैसोलीन एंड पेट्रोल बोथ आर सेम, डीजल, केरोसिन, heavy oil, these are the different types of fuels they are obtained। तो ये है, तो सेकेंडरी फ्यूल सोर्स क्या है हमारा, प्राइमरी फ्यूल ही सोर्स है, और उससे मोर रिफाइनिंग के बाद, सम प्रोसेसेस के बाद जो है वी हैव गॉट द फ्यूल इन ए मोर एनरिच्ड कंडीशन। ठीक है, चलिए दूसरे आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों है, और उसी को जो है आगे जो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू द सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स, गैसेस फ्यूल्स। सेकेंडरी फ्यूल्स को भी हम लोग उसी तरह से जो सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल और गैसेस फ्यूल्स कह सकते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने है, दोनों का एग्जांपल प्राइमरी फ्यूल्स में जैसे कि कोल था, और ऑयल्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड फ्यूल्स में जो है ऑयल्स जो है, और गैसेस फ्यूल में जैसे नेचुरल गैस है, तो ये एक गैसेस फ्यूल है। ये सभी प्राइमरी हैं क्योंकि दे हैव बीन मेड बाय नेचर, वी हैव नॉट क्रिएटेड देम, दे हैव बीन जनरेटेड इन द बाय द वाइटल फोर्स ऑफ नेचर, हमने नहीं बनाया है, तो इसलिए इसको जो है प्राइमरी या नेचुरल कहते हैं। सेकेंडरी फ्यूल्स जो है दैट हैव बीन जो है डिजाइन्ड और प्रोड्यूस्ड आफ्टर सम प्रोसेसेस, तो उसको हम सेकेंडरी, जैसे कि मैं कि एग्जांपल जो है सॉलिड में कोक, पेट्रोल और वाटर गैस का है। नेक्स्ट देखिए जो है बिफोर गोइंग फर्दर जो है हम एक टॉपिक जो है पहले ले लेंगे, थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट है, आपने पहले भी है, जो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल, क्या क्या चीज है। एक तो फ्यूल, आप एक टर्म अभी आगे हम लोग इसको काफी यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूल से, वो है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, तो ये एक्चुअली रिलेटेड है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी इज लिबरेटेड फ्रॉम ए फ्यूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल डिटरमिन्स द एफिशिएंसी। तो जितना, चूंकि हमारा पर्पस ही है कि वी शुड गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द हीट, तो जो है एनर्जी, तो इसलिए जो है हाई कैलोरीफिक वैल्यू हमें जनरली हम फ्यूल होना चाहिए, वो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट द इग्निशन जो है टेम्परेचर है। इग्निशन टेम्परेचर एक्चुअली द टेम्परेचर एट विच एनी फ्यूल स्टार्ट्स जो है बर्निंग। ठीक है, गुड। तो हमारा जो है कोई ऐसा फ्यूल हो जो कि बहुत ही जो है हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड हो उसको बर्निंग के लिए, तो जो है दैट विल नॉट बी वेरी मच इजियर टू यूज। ठीक है, तो हमारा ये कैसा होना चाहिए, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर का फ्यूल होना चाहिए, उसी को गुड फ्यूल जो है माना जाएगा। नेक्स्ट जो है, और ये भी एक यदि बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होगा तो दैट इज आल्सो फाउंड टू बी वेरी मच डेंजरस, क्योंकि ऐसे फ्यूल्स को जो है स्टोर करना, यूज करना जो है दैट विल बी कैरी करना, एवरीथिंग विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट मे कैच फायर एनी टाइम, और दैट विल क्रिएट दैट विल बी एक्सीडेंट में अकर बिकॉज ऑफ दैट। तो इसलिए इग्निशन टेम्परेचर ही बहुत इंपॉर्टेंट है सबस्टांस का, सो दैट दैट कैन बी यूज्ड एज ए गुड फ्यूल। मॉइस्चर कंटेंट ये भी एक पैरामीटर है, क्योंकि ये सारे चीज जो है, जो मोस्टली जो फॉसिल फ्यूल्स है, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द फॉसिलाइज्ड रिमेन्स दैट इज एक्सकैवेटेड फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो उसमें जो मॉइस्चर काफी ज्यादा होता है कई बार, तो लेकिन जो है हम तो फ्यूल चाहिए, हमें मॉइस्चर तो चाहिए नहीं, बल्कि मॉइस्चर तो हार्मफुल है, बिकॉज इट विल टेक हीट इन इट्स कन्वर्जन टू द वेपर, एंड इसलिए जो है जो हीट हमें फ्यूल से मिलेगा किसी प्रोसेस के लिए, वो अमाउंट जो है उसमें से अमाउंट जो है कुछ बर्बाद हो जाता है, दैट गेट्स लॉस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर। तो दिस इज नॉट हेल्पफुल, मॉइस्चर कंटेंट शुड ऑलवेज बी लो। ठीक है, नॉन कंबशेबल मैटर कंटेंट, आपको ये भी पता है कि फ्यूल को बर्न करने के बाद जो है लास्ट में हमें जो है क्या मिलता है, एस मिलता है। तो एस कंटेंट जो है वो भी बहुत लो होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, फॉर द पर्पस ऑफ हीटिंग के दृष्टिकोण से यदि देखें कि दे आर नॉट हेल्पिंग। तो इसलिए जो कुछ भी ये एस मैटर है उसमें प्रेजेंट, नॉन कंबशेबल मैटर प्रेजेंट है, उसकी क्वांटिटी कम से कम होनी चाहिए। नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, हाँ एक इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे जो फ्यूल्स है उसमें जो लास्ट में प्रोडक्ट बन रहा है आफ्टर कंबशन जो बन रहा है वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए, वो अनप्लीजेंट नहीं होना चाहिए। अनप्लीजेंट
ऑर्डर नहीं होना चाहिए। तो ये जो है दीज आर द तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हाट इज एक्चुअली फॉर्म्ड आफ्टर द कंबशन इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ द फ्यूल जो है दैट शुड बी कॉस्ट शुड नॉट बी वेरी हाई, शुड हैव लो कॉस्ट और लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होना चाहिए एट ए चीप रेट। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। नेक्स्ट जो है आई शुड कम टू जो है जो इंपॉर्टेंट एक जो हमने कह रहे हैं कि सबसे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो फ्यूल के लिए है वो है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू वी कैन say that is most important. What is calorific value? This is actually the amount of heat liberated when a unit mass or unit volume of a fuel is burned completely. एक सिंपल सा डेफिनेशन है। हमें क्या चीज चाहिए? हमें हीट चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। तो कितना एनर्जी लिबरेट हो रहा है, तो इसको प्रॉपरली जो है जो क्वांटिफाई करने के लिए जो है हमें एक और चीज जो ध्यान देना पड़ेगा कि वी हैव टू कंसीडर द यूनिट क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। दैट मे बी यूनिट मास वाइज और दैट मे बी यूनिट वॉल्यूम, बिकॉज वी ऑल नो दैट बहुत सारे जो फ्यूल्स है दे आर फाउंड टू बी इन गैसेस फॉर्म। ठीक है, तो इसलिए जो उसके केस में जो है हम वॉल्यूम लेते हैं। तो इसलिए दिस कैन बी डिफाइंड सिंपली एज द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन अ यूनिट मास और क्वांटिटी ऑफ द जो फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके लिए जो है एक हमने आई हैव एडेड कि कैलोरीफिक वैल्यूज जनरली जो है वो डिफरेंट यूनिट्स हम यूज करते हैं, लाइक कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी पर केजी, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स। इसलिए देखो ये किलो कैलोरी पर केजी या किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब ये वॉल्यूम का यूनिट है, पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो यूनिट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चीज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कैलोरीफिक वैल्यू से रिलेटेड, वो ये है कि कैलोरीफिक वैल्यू जनरली जो है दो तरह से डिफाइंड होता है, दो तरह से डिटरमिन होता है। तो पहला जो है उसको हम कहते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और हायर कैलोरीफिक वैल्यू, और इसको शॉर्ट में HCV या GCV भी लिख सकते हैं। कई जगह जो आपको अलग अलग जो है बुक्स में ये टर्म मिलेगा। दूसरा टाइप है नेट कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड एक्चुअली कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू है क्या, यानी HCV। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो है एक्चुअली ये है कि जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं, ठीक है, यूनिट क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल इज बर्न्ड, ठीक है, इन ऑक्सीजन एंड ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर कूल्ड डाउन टू द रूम टेम्परेचर। क्या है, इसको थोड़ा बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि एक दूसरा टर्म भी आएगा LCV। इन दोनों में डिफरेंस आपको यहीं से पता चलेगा। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न्ड इन ऑक्सीजन and the products of combustion are cooled down to room temperature। ठीक है, एक खास बात इसमें ये है, हमें पता है कि बर्निंग से होगा, बर्न तो सबको करना है, लेकिन दूसरी बात जो इसमें ऐड किया गया वो है कि प्रोडक्ट ऑफ कंबशन शुड बी कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर। ये जनरली हमारे कंसिडरेशन में नहीं होता है, और ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ बर्निंग ही होगा, तभी ये पॉसिबल है कि हम जो कंबशन प्रोडक्ट है उसको भी कूल डाउन करेंगे। नॉर्मल हीटिंग में, नॉर्मल बर्निंग में क्या होता है कि कंबशन प्रोडक्ट्स आर यूजुअली लेफ्ट टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, और वो कंबशन प्रोडक्ट्स जो है जनरली होता क्या क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि आवर ऑर्गेनिक फ्यूल्स जो भी है, जो फॉसिल फ्यूल्स है, देयर मेन कंस्टिट्यूएंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, दीज आर और जो है मॉइस्चर। ये जो है डिफरेंट जो है आप कह सकते हो कि जो है दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स जिसके फॉर्म में हमारा जो है फॉसिल फ्यूल होता है। और आपको ये भी पता है कि कार्बन विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन विल बी कन्वर्टेड टू वाटर, जो है सल्फर विल बी कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन जो है नॉर्मल जो है बर्निंग में तो नहीं कन्वर्ट होता है, वो नाइट्रोजन के फॉर्म में रह जाता है, लेकिन यदि हम किसी कॉम्पैक्ट सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में यदि हम बर्न करते हैं एंड द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज वेरी फाउंड टू बी वेरी हाई, टेम्परेचर इज जनरली इन द रेंज ऑफ 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO और NO2 बोथ आर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। नॉर्मल जो कुकिंग नॉर्मल हम घर में यूज करते हैं, या ओपन हाथ यदि हमारा है, ओपन ओवन है, तो वहां पर जो है कोई नाइट्रोजन जो है दे आर नॉट कन्वर्टेड इनटू द NO और NO2, सल्फर इज नॉट कन्वर्टेड इनटू SO2,
तो ये नहीं होता है। तो बेसिक बात यहाँ पर ये है कि जो भी चाहे कंबशन प्रोडक्ट्स हो, दे आर जनरली लेफ्ट टू द एनवायरनमेंट अनयूज्ड। और हमें पता है कि उसमें एक साइजेबल अमाउंट ऑफ हीट भी जो है वो एनवायरनमेंट में चला जाता है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे जो हमने नीचे लिखा हुआ है, यूजुअली ऑल द फ्यूल्स हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। द हाइड्रोजन प्रेजेंट ड्यूरिंग द कंबशन इज कन्वर्टेड इनटू द स्टीम। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन जो है क्या बनेगा, वाटर, और वाटर हीट होके क्या बन जाएगा, स्टीम। एज द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर। आपको एक चीज और पता है कि जब वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है तो वो एक लेटेंट हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। यू ऑल आर नोइंग लेटेंट हीट? Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है Yes, लेटेंट sir. हीट? लेटेंट हीट क्या होता है? सर वो हीट जो उसको वेपर फेज चेंज करने के लिए यूज होती है। हाँ, जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस समय जो है सम अमाउंट ऑफ हीट गेट्स एब्जॉर्ब्ड, और वो जो है हमारे काउंटिंग में नहीं आता एक्चुअल में, क्योंकि कहीं भी किसी भी सिस्टम को जब हम हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज होता है। लेकिन जहां फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यू ऑल आर नोइंग दिस इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, वहां पर टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट टिल the whole amount is not converted to another phase, ठीक है। तो टेम्परेचर इज नॉट राइजिंग, तो where the heat has gone, it has just got hidden, और इसलिए हम क्या कहते हैं, ये वो इसको लेटेंट बोलते हैं या हिडन हीट कहते हैं। तो ये अमाउंट जो है हीट जो है उसने ले लिया वाटर ने। अब जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर बनेगा उतना ही ज्यादा जो है ये हीट चला जाएगा, और फाइनली व्हाट वी गेट कि दिस स्टीम गेट्स जो है लॉस्ट। नॉर्मल जो जब हम करते हैं बर्निंग की बात करते हैं तो वो इन्वायरमेंट में चला जाता है। बाकी प्रोडक्ट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है, इट इज नॉट फाउंड टू बी एब्जॉर्बिंग मच अमाउंट ऑफ हीट। लेकिन वाटर जो है इसकी लेटेंट हीट बहुत हाई है, और ये जो है एक साइजेबल अमाउंट ऑफ हीट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो नॉर्मल जो है बर्निंग में जो है वो दे आर लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट, दे कैन नॉट बी रिकवर्ड। लेकिन हम जब स्पेशलाइज्ड एक कॉम्पैक्ट सिस्टम में जब हम इसका हीटिंग करते हैं तो क्या है, कंबशन प्रोडक्ट को हम कूल कर देते हैं, और कूल करने का मतलब हुआ अगेन दे आर चेंज टू द रूम टेम्परेचर। सो व्हाट एवर अमाउंट इज स्टोर्ड देयर वो जो है फिर से हमें मिल जाएगा, क्योंकि जो स्टीम जो बना अगेन इट विल इक्वल टू वाटर, तो फिर से फेज चेंज हो गया। तो जो लेटेंट हीट है इट विल रिलीज द लेटेंट हीट, और दैट लेटेंट हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम व्हिच इज बीइंग कुक्ड, और व्हिच इज बीइंग जिसको कि हम हीट कर रहे हैं, व्हिच इज बीइंग सप्लाइड द हीट। तो ये फर्क पड़ जाता है। इसीलिए जो है दस द डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस, इसको ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, क्योंकि ग्रॉस कैलोरीफिक, क्योंकि इसमें एक बड़ा अमाउंट हमें जो है उस फ्यूल से जो है हीट का मिलता है। दिस लेटेंट हीट आल्सो गेट्स इंक्लूडेड इन द मेजर्ड हीट, देयरफॉर ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड, इसको हम हायर कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। बात समझ में आई है आप लोगों को? व्हाई दिस इज कॉल्ड ग्रॉस कैलोरीफिक हायर कैलोरीफिक वैल्यू? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो नॉर्मल हमारा बर्निंग है उसमें जो है स्टीम इज लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट, बट हम जब स्पेशलाइज्ड बर्निंग करते हैं किसी खास सिस्टम में तो दिस स्टीम गेट्स अगेन कन्वर्टेड इनटू द वाटर, और वाटर में होगा तो जो लेटेंट हीट ये लेके जाने वाला था दैट विल बी रिलीज टू द सिस्टम, एंड सिस्टम विल गेट दैट हीट। तो इसलिए जो है इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में जो हमें हीट मिलता है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसमें जो हीट मिलेगा वो हमें एक लार्ज अमाउंट मिलेगा, एक ग्रेटर अमाउंट मिलेगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड द हायर कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए टॉपिक है। अभी हम लोग देखेंगे लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और फिर उसका रिलेशनशिप। तुम्हारा क्लास जो है कितना, 35 तक है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। चलिए तो फिर जो है हम लोग जो है उसके, हाँ देखिए, नेट कैलोरीफिक वैल्यू या एलसीवी जो है वो क्या चीज है, ये वही बात है जो इसका रिवर्स, कि जबकि जो कंबशन प्रोडक्ट्स है दे आर अलाउड टू एस्केप। डेफिनेशन देखो, इट इज डिफाइंड एज द नेट हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न्ड एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर अलाउड टू एस्केप। यदि जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल बर्निंग, उसमें प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर जस्ट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, दे आर नॉट केप्ट, they are not restricted। तो उसमें क्या होगा, जो स्टीम विल बी लॉस्ट
and so we do not get the latent heat that has got involved with the steam, वो हमें नहीं मिलता है। तो ये नॉर्मल है, इसको कहते हैं लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, ओके। चलिए एक बार नीचे हमने पढ़ देते हैं। फ्यूल इज बर्न्ड, वाटर वेपर फॉर्म ड्यू टू the presence of hydrogen in the fuel are not condensed and escape along with hot combustion gases, hence a lesser amount than gross calorific value is available, therefore this is called net calorific value। ठीक है, तो ये हमारा नेट कैलोरीफिक वैल्यू है। चलो हम लोग रिलेशनशिप जो है नेक्स्ट क्लास में जो है करेंगे, थोड़ा अभी जो है नहीं टाइम हो रहा है ना तुम लोगों का, क्या Yes, sir. Yes, sir. जा सकता हूँ, ज्वाइन अनदर क्लास ऑल्सो। Okay, sir. Yes, sir. ओके सर। Thank you, sir. हाँ, और एक बात ये बता दूं, ओके, हाँ जो ये बता दूं कि क्लास आपको खत्म ये सर? पूरा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसके बाद ये नोट्स भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो जो रिक्वायर्ड चीजें होगा वो फॉर्मेट शेयर कर दूंगा। बाकी अभी जो है आप पढ़ो, अभी तुरंत शेयर नहीं करूंगा, सो दैट कि यू कैन स्टडी द बुक। आप बुक पे भी जाओ, और आपको सारे बच्चों ने कल बुक का नाम लिख लिया था? Yes, sir. Yes, sir. आपको जैसे ही ये बुक अवेलेबल हो जाए, एक बार दोबारा बता दोगे? हाँ दोबारा बता देता हूँ। यस यस, अगेन आई रिपीट, जो है एक मिनट, ये मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। Engineering chemistry with experiments हाँ by Sunita Ratan. हाँ, ये इंजीनियरिंग केमिस्ट्री कटारिया, सुनीता रतन। ठीक है, कटारिया पब्लिकेशन बुक्स का है। और एक और बुक है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री विथ एक्सपेरिमेंट्स बाय शशि चावला। तो ये इसमें से कोई भी बुक ले सकते हो आप। सर ये सभी होंगे, मतलब बुक्स पढ़ने के लिए है? क्या चीज बताओ? ये सफिशिएंट नहीं होगा नोट? भाई नोट्स तो सफिशिएंट, हाँ ये सफिशिएंट होगा, लेकिन फिर आप लोग अपने आप को इतना लिमिट मत करो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स विल बी अवेलेबल, जो भी चीज हम स्लाइड्स बना रहे हैं करीब करीब नोट्स के आसपास ही है ये रहेगा, तो ये तो आपको हम अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू गो थ्रू द बुक्स आल्सो, हैं? ठीक है ना, बुक्स करना है। ठीक है, ये डाउनलोड नहीं हो रहा है क्या? देखो तुम, ये लग रहा है क्या चीज सर? ये जो है आप लोग को ये जो अटेंडेंस भी करना है ना, ये जो है यार डाउनलोड, अच्छा ये ऊपर से हुआ क्या? हाँ ये तो शो नहीं कर रहा है, पता नहीं हो गया या क्या। ओके ठीक है, आप लोग का टाइम हो रहा है, आप यू कैन लीव। ठीक है, Thank you, sir. थैंक यू Thank you. नेक्स्ट क्लास।